Hello everyone, welcome back to Triple S. I hope you all are doing great. जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कंप्यूटर पे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और अभी तक जो है हमने इस सीरीज के 6 सेशन कर लिए हैं और उन 6 सेशंस में हमने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और आज का जो है हमारा सेशन है, दिस इज सेशन नंबर 7। और इस सेशन में हम जो है दो और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स हैं हमारे इंटरनेट एंड ईमेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और इन टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। आप देखेंगे अगर रिसेंट जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, तो इन टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट जो है एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आता है। तो आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में हम जो है बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सोली इंटरनेट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर और ईमेल के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। जो बाकी के एडवांस क्वेश्चन हैं वो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। अगर आप सब लोग जो भी लोग जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका एएचटीओ हो गया, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो गया, इसी तरह से बाकी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ट्रिपल एस पे से पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिपल एस पे आज इन सभी कोर्सेज के ऊपर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। दैट मीन्स कि आपको जो कोर्स 1000 रुपीज का था पहले, आज आपको 400 रुपीज में मिलेगा। और इन कोर्सेज में आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, इसी के साथ में हाई क्वालिटी नोट्स, एमसीक्यूज एंड डिफरेंट टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, तो आप जाके ट्रिपल एस पे ये कोर्सेज देख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 81। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं और बाकी के जो 6 सेशंस हैं वो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर के नाम से बाय अरशद सर, आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए और जो सेशंस हमने कंडक्ट किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ईमेल के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक है, वेट ए मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ईमेल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है हमसे, ठीक। तो अब आप जानते हैं कि ईमेल एड्रेस जो है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, है ना। एक जो है हमारा यूजर नेम होता है और दूसरा हमारा जो है डोमेन नेम होता है। और ये दोनों पार्ट्स जो हैं ऐड सिंबल से, इस तरह के सिंबल से सेपरेट होते हैं, है ना। इस तरह के सिंबल से, सॉरी फॉर द राइटिंग, इस तरह का सिंबल जो है उससे सेपरेट होते हैं दोनों पार्ट, ठीक। तो पहला ऑप्शन है ईच ईमेल एड्रेस इन द वर्ल्ड इज यूनिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दुनिया में जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो यूनिक होते हैं। अब आप देखते हैं जब भी आप ईमेल एड्रेस बनाते हो, ठीक, अगर आपने कोई यूजर नेम चूज किया तो वो यूजर नेम पहले चेक होता है ईमेल की डायरेक्टरी में कि क्या ऐसा यूजर नेम पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो आपको वहां पे बता देता है कि भाई ये यूजर नेम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया में जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो सारे क्या होते हैं? यूनिक। दूसरा ऑप्शन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द डोमेन नेम। ये बात बिल्कुल गलत है। ईमेल एड्रेस का जो पहला पार्ट होता है दैट इज यूजर नेम और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज डोमेन नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है abc@gmail.com, ठीक। तो जो ये एबीसी है, एबीसी इज द यूजर नेम, ठीक। और एट के बाद जो gmail.com है दैट इज डोमेन नेम। यहाँ पे लिखा है कि पहला पार्ट डोमेन नेम होता है, पहला पार्ट डोमेन नेम नहीं होता, पहला पार्ट हमारा यूजर नेम होता है, दूसरा पार्ट हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एन ईमेल इज एन ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ठीक। जीमेल इज ए फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है।
जीमेल गूगल की एक फ्री वेब मेल सर्विस है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउ अबाउट ईमेल इज ट्रू। पहला वाला क्वेश्चन था, सॉरी, उसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ था। इसमें हमसे पूछा हुआ कि सही कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू कौन सी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, एन ईमेल कैन नॉट कंटेन बोथ पीडीएफ एंड जिप फाइल एज इन अटैचमेंट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ईमेल में पीडीएफ, जिप, इमेजेस, सभी तरह के मल्टीपल फाइल्स एक साथ अटैच किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि उसके अंदर जिप फाइल और पीडीएफ दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये गलत बात है। हम मल्टीपल तरह की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं ईमेल के अंदर। दूसरा ऑप्शन है, सीसी फील्ड कैन बी एम्प्टी इन एन ईमेल। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो सीसी फील्ड होता है, ठीक, कार्बन कॉपी फील्ड, वो एम्प्टी हो सकता है ईमेल के अंदर। ठीक, इज इट क्लियर। सीसी फील्ड ऑप्शनल होती है ईमेल में। अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा कॉपी नहीं भेजनी है तो इससे इस फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, ईमेल कैन नॉट हैव मोर देन 5 अटैचमेंट्स। ये गलत बात है। ईमेल में एज सच अटैचमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी अटैचमेंट्स लगा दीजिए ईमेल के अंदर। ठीक, लेकिन ईमेल के अंदर साइज जो है, अटैचमेंट्स का साइज, उसकी लिमिटेशन होती है। ठीक, अटैचमेंट्स की काउंट लिमिट 5 नहीं होती, ठीक, बल्कि ओवरऑल जो फाइल साइज लिमिट होती है दैट इज 25। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल के लिए 25 MB है। अगर इसी तरह से बाकी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई भी कदगन नहीं है, इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ईमेल के अंदर कि हम कितनी अटैचमेंट लगा सकते हैं ईमेल में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट है, बीसीसी फील्ड मस्ट ऑलवेज कंटेन एटलीस्ट वन रेसिपिएंट। बिल्कुल गलत बात है। बीसीसी फील्ड खाली रह सकता है, जरूरी नहीं है कि बीसीसी फील्ड के अंदर हम किसी रेसिपिएंट को रखें। ठीक, बीसीसी फील्ड में हम तभी किसी रेसिपिएंट को रखते हैं जब हमें जरूरत हो, जब हम चाहते हैं कि उस फील्ड के अंदर किसी रेसिपिएंट को रखा जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा हुआ था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछा था, बाकी एग्जाम से उनके अंदर भी इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि ईमेल में सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ से हैं क्वेश्चन आने के होते हैं, तो वो यही पार्ट है, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईमेल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं ईमेल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, SMTP इज ए पुश प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम क्लाइंट टू ए सर्वर। बिल्कुल सही बात है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, एक पुश प्रोटोकॉल होता है, इसे हम पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू सर्वर। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है पुश प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरी स्टेटमेंट है, POP3 is a pull protocol that typically downloads the message and deletes it from the server, making it difficult to sync across multiple devices। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल्स को डिवाइस पर डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है। ठीक है, सर्वर से डिलीट कर देता है, जिससे मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और POP3 को हम पुल प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि ये अगर हमारा यहाँ से क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा जो है, सॉरी, ये हमारा सेंडर है, मान लीजिए ये हमारा रिसीवर है, और बीच में जो है सर्वर्स है। ठीक, तो सेंडर से इस सर्वर तक मैसेज को पुश कौन करता है, हमारा SMTP। ठीक,
और यहाँ पे जो रिसीवर का सर्वर है, इस रिसीवर के सर्वर से कौन पुल करता है मैसेजेस को, POP3 पुल करता है, ठीक है, खींचता है, समझ के, और फिर यहाँ सर्वर में से डिलीट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। स्टेटमेंट 3 देखिए, आई मैप इज आइडियल फॉर यूजर्स हु एक्सेस देयर मेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, बिकॉज इट सिंक्रोनाइजेस द मेल बॉक्स इन रियल टाइम। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सर्वर लेवल सिंक्रोनाइजेशन देता है, जो फोन, लैपटॉप सब पर मेल स्टेट सेम रखता है, ठीक। तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है, ठीक, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ईमेल जो है आपने फोन में भी लॉगिन कर रखा है, आपने लैपटॉप में भी लॉगिन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, आपने लैपटॉप में अपने ईमेल को खोला और वहां पे आपने कुछ ईमेल का स्टेटस रीड कर दिया, ठीक है। अब वो जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो चीज होती है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है, ये सिंक्रोनाइजेशन किसकी हेल्प से होती है, आई मैप प्रोटोकॉल हेल्प से होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सो ऑप्शन डी 1, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईमेल कंपोनेंट्स एंड वर्किंग आर्किटेक्चर। ईमेल के कंपोनेंट्स और उसके वर्किंग आर्किटेक्चर पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल सिस्टम आर मेलर, मेल क्लाइंट, मेल सर्वर एंड मेल बॉक्स। बिल्कुल सही बात है। ईमेल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ईमेल आर्किटेक्चर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक क्लाइंट होता है जिसे यूजर एजेंट भी कहा जाता है, मेल सर्वर होता है दूसरा, और तीसरा क्या होता है, यूजर मेल बॉक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट है, द डिस्क स्पेस एरिया डेजिग्नेटेड ऑन ए मेल सर्वर टू स्टोर इनकमिंग ईमेल्स फॉर ए यूजर इज कॉल्ड ए मेल स्पूल। बिल्कुल सही बात है ये भी। सर्वर पर यूजर के इनकमिंग ईमेल्स स्टोर करने वाली एक डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस होती है, ठीक है, या क्यू होती है, जिसे मेल स्पूल कहना जो है एक टेक्निकल टर्म है, जिसे टेक्निकली मेल स्पूल कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोलते, ये सही स्टेटमेंट है ये भी। तीसरी स्टेटमेंट है, ए मेल सर्वर डज नॉट नीड टू रन कंटिन्यूअसली बिकॉज ईमेल्स ऑटोमेटिकली होल्ड इन ट्रांजिट व्हेन ए सर्वर इज पावर्ड ऑफ। ठीक, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत बात है। देखिए, मेल सर्वर्स को 24/7 ऑनलाइन चलना पड़ता है ताकि कॉन्टिन्यूअस इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक हैंडल हो सके। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि मेल सर्वर को कंटिन्यूअसली चलना नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मेल सर्वर कंटिन्यूअसली नहीं चलेगा, ठीक है, तो नेटवर्क ट्रैफिक नहीं हैंडल नहीं हो सकता, इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक हैंडल नहीं हो सकता है। इसलिए मेल सर्वर्स को कंटिन्यूअसली 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। सर्वर ऑफ होने पर ईमेल्स बाउंस बैक हो सकती हैं या फेल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 एंड 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईमेल स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, स्पैमिंग का मतलब हो गया, या स्पैम का मतलब होता है वो अनवांटेड या जंक ईमेल्स, ठीक है, जो मास लेवल पर भेजी जाती है, जिन्हें अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है, ठीक। और ये इस तरह की ईमेल्स मार्केटिंग स्कैम्स और सिस्टम रिसोर्सेज जैसे बैंडविड्थ हो गया, सर्वर स्टोरेज, इनको वेस्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है, स्पैमिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेंडिंग अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल्स। सही बात है, बिल्कुल। स्पैमिंग का मतलब ही ये होता है कि जब अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल्स को भेजा जाए, ठीक, तो फ्लड ऑफ ईमेल्स भेजी जाए एक बार में, ठीक, जो ऐसी ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं। आप देखते हैं आपकी ईमेल फुल हो जाती हैं, फजूल किस्म की ईमेल्स आपको आती रहती हैं किसी कंपनी की तरफ से, मार्केटिंग की तरफ से, जो आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो
इस तरह की ईमेल्स को क्या कहा जाता है, स्पैमिंग कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट है स्पैम मैसेजेस आर प्राइमरी जंक मेल्स यूजुअली सेंट बाय कमर्शियल एंटिटीज टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये जो स्पैम मैसेजेस होते हैं ये अक्सर ज्यादातर मार्केटिंग, फेक प्रमोशंस और एडवर्टीजमेंट के लिए सेंड की जाती है। बिल्कुल सही बात है ये भी। स्टेटमेंट 3 है स्पैमिंग कंज्यूम्स बैंडविड्थ which can reduce the overall speed at which regular emails are delivered। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब हमारे ईमेल में हाई वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल्स नेटवर्क जो है हाई वॉल्यूम ऑफ स्पैम ईमेल्स आएंगे, उससे क्या होगा, नेटवर्क की कैपेसिटी या बैंडविड्थ जो है वो ड्रेन होती है। ठीक है, जिससे जेन्युइन ईमेल्स जो हैं वो डिले हो सकती हैं। समझ गए? जब आपका ईमेल फुल हो जाएगा तो कोई बंदा अगर आपको ईमेल सेंड करना चाह रहा है तो वो सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक, क्योंकि बैंडविड्थ कंज्यूम होती है, इससे कैपेसिटी कंज्यूम होती है, नेटवर्क की कैपेसिटी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमसे करेक्ट पूछी हुई थी। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए डायरेक्ट consequence और प्रॉब्लम कॉज्ड बाय स्पैम ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स की वजह से ऐसी कौन सा जो आप कह सकते हो कॉज है जो डायरेक्ट, या आप कह सकते हो कि स्पैम ईमेल की वजह से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करती है, हमारे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो पहली सॉरी पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट ईमेल्स ड्यू टू फुल इनबॉक्स कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे ईमेल के अंदर बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आएंगे उससे क्या होता है, जो ईमेल की कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, जो वहाँ पे हमारा मेल बॉक्स है वो फुल हो जाएगा। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, वो हमारे पास हमारे तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल सही बात है। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है किसका, स्पैम ईमेल्स का। हमसे नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा है कंजप्शन ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब नेटवर्क डेटा और आईएसपी बैंडविड्थ कंज्यूम होती है इन स्पैम ईमेल्स की वजह से। तीसरा ऑप्शन है परमानेंट फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ लैपटॉप स्क्रीन पिक्सेल्स। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, ईमेल आने या ईमेल को ओपन करने से जो हमारा सिस्टम है उसकी स्क्रीन पिक्सेल्स डैमेज नहीं होता। ठीक है, जो हमारा स्पैम ईमेल्स है ये सॉफ्टवेयर और नेटवर्क लेवल पर इश्यूज क्रिएट करती है, जैसे स्टोरेज का फुल हो जाना, है ना, स्पीड स्लो हो जाना, टाइम का वेस्टेज। स्पैम ईमेल की वजह से फिजिकल लैपटॉप हार्डवेयर जैसे स्क्रीन पिक्सल्स इस पर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कोई डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है, या यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, और चौथा है वेस्टेज ऑफ टाइम रिव्यूइंग एंड डिलीटिंग जंक मैसेजेस। बिल्कुल सही बात है। जब स्पैम ईमेल्स आएंगे हमारे पास बहुत सारे, फिर हमें उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उससे हमारे टाइम की वेस्टेज होगी। तो ये भी एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किसका, स्पैम ईमेल्स का। तो हमसे पूछा था कि जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज कौन सा नहीं है, कि हमारा लैपटॉप की स्क्रीन या हमारा जो हार्डवेयर है उसका कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अब एक होता है हमारा इंटरनेट, दूसरा हो गया हमारा इंट्रानेट और तीसरा होता है हमारा एक्स्ट्रानेट। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट का मतलब हो गया सिंपल, एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इंटरनेट का मतलब हो गया ग्लोबली एक्सेसिबल पब्लिक नेटवर्क, जिसको ऐसा नेटवर्क जिसको दुनिया में हर कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट का मतलब हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्योरली इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क, जिसे उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क को सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह के
इंटरनेट को या इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट। ठीक। और तीसरा होता है हमारा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब हो गया इंट्रानेट का वो लिमिटेड सेक्शन जो ट्रस्टेड आउटसाइडर्स जैसे वेंडर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स के लिए सिक्योर एक्सेस देता है। ठीक है, ये भी एक तरह का इंट्रानेट ही होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है उन बंदों को जो बंदे ट्रस्ट वर्दी होते हैं, जिन पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रस्ट करती है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के वेंडर्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट या पार्टनर्स। ठीक, तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट। तो हमसे इन्हीं के बारे में पूछा हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट है इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको समझाया। दूसरी स्टेटमेंट है द इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट का मतलब हो गया ऐसा नेटवर्क जिसको हर कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है एक्स्ट्रानेट इज ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल टू द ऑथराइज्ड आउटसाइडर। ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप्स के ऊपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क सर्विस। ठीक है, ISDN सर्विसेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ISDN क्या होता है? ISDN एक वायर्ड नेटवर्क होता है। अगर आपने इंटरनेट के कनेक्शंस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, तो उसमें ISDN हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो ISDN है ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कॉपर फोन लाइंस के जरिए वॉइस, वीडियो या डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब जो ISDN है इसमें दो तरह के चैनल्स का यूज होता है। एक होते हैं हमारे बी चैनल जिन्हें हम बेयरर चैनल भी कहते हैं, जो 64 किलो बाइट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और इन बी चैनल्स का यूज किसके लिए किया जाता है? एक्चुअल डेटा, वॉइस कॉल या वीडियो कैरी करने के लिए किया जाता है। और दूसरे तरह के जो चैनल इसके अंदर यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डी चैनल या डेल्टा चैनल, जो 16 या 64 किलो बाइट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। और इन डी चैनल्स का काम क्या होता है? कंट्रोल और सिग्नलिंग का। ठीक, जैसे कॉल को कनेक्ट करना, कॉल को डिस्कनेक्ट करना या कॉलर आईडी भेजना, इस तरह का काम किसका होता है? डी चैनल का। ठीक, अब इसमें जो है हमारे पास दो तरह के आप इंटरफेस होते हैं इस ISDN के अंदर। एक हमारा बेसिक रेट इंटरफेस होता है BRI, और दूसरा हमारा होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। ठीक है, BRI का मतलब हो गया, ये BRI और PRI बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे BSNL, एयरटेल के डिजिटल टेलीफोन्स कनेक्शन प्लान्स होते हैं। ठीक है, जो कॉपर या फाइबर वायर्स के जरिए घर या ऑफिस तक डिजिटल वॉइस और डेटा लाइंस पहुंचाते हैं। समझ गए? अब अगर मैं आपको BRI और PRI आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है, तो इन्हें आसान भाषा में समझने के लिए आप रोड और लेन्स की एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो पुराना एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीफोन होता था हमारे पास, वो एक सिंगल लेन रोड जैसा होता था। ठीक, उसमें एक वक्त पर सिर्फ एक ही कॉल जो है हो सकती थी। लेकिन जो हमारा BRI है, जब से BRI आया हमारा बेसिक रेट इंटरफेस, इसका मतलब हो गया कि ये दो लेन रोड की तरह काम करता है। ठीक, एक ही फिजिकल वायर से डिजिटल सिग्नल के जरिए एक साथ दो कॉल्स चल सकती हैं इस BRI के थ्रू। और PRI जो प्राइमरी रेट इंटरफेस है, इसे आप मान लीजिए कि एक्सप्रेस वे। ठीक है, एक एक इतना बड़ा हाईवे, 30 लेन हाईवे। ठीक, जिसमें एक थिक केबल से एक साथ 30 से 40 जो है पैरेलल कॉल्स चल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों जो है ये हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के प्लान होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमारी स्टेटमेंट है पहली, ISDN ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स ओवर टेलीफोन लाइंस इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो ISDN है ये डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स का यूज करके टेलीफोन लाइंस के द्वारा, एनालॉग सिग्नल्स के बजाय। तो बिल्कुल सही बात है।
समझ गए। दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, बेसिक रेट इंटरफेस PRI कंसिस्ट ऑफ 264 किलोबाइट्स पर सेकंड बेरर चैनल्स इन 116 किलोबाइट्स पर सेकंड डेल्टा चैनल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारा बेसिक रेट इंटरफेस प्लान है, इसके अंदर हमारे पास दो बी चैनल्स होते हैं जो कि 64 किलोबाइट्स पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करते हैं, और एक हमारा डेल्टा चैनल होता है। बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने भी मेरे पास पढ़ा हुआ है ट्रिपल एस पे, ये चीजें हमने वहां पे डिस्कस की हैं क्लास के अंदर, जब हमने इंटरनेट चैप्टर को पढ़ा है, और वो लोग इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। दो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्राइमरी रेट इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 23 बी चैनल्स एंड 1 डी चैनल प्रोवाइडिंग ए टोटल ट्रांसमिशन रेट ऑफ 1.54 मेगाबाइट्स पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी रेट इंटरफेस है उसके अंदर 23 बेयरर चैनल्स होते हैं और एक डेल्टा चैनल्स होता है, ठीक, एक डेल्टा चैनल होता है, सॉरी। और दोनों को मिला के हमें कंबाइंड स्पीड जो है वो 1.54 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिलती है प्राइमरी रेट इंटरफेस के लिए, ठीक है। समझ गए। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शंस टू डिलीवर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कंपेयर टू स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। हमें बताना है कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया स्पेसिफिकली यूज होता है केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शंस में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को डिलीवर करने के लिए, अगर हम उसे स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के साथ कंपेयर करें। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब हो गया एक ऐसा मीडियम जिस मीडियम के थ्रू जो है डेटा ट्रांसफर होता है, उससे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो है बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे केबल्स होते हैं बहुत तरह के, ठीक है। तो अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो हमारा केबल टीवी सेटअप होता है ना, उसके अंदर यूज होता है कोएक्शियल केबल, ठीक है, समझ गए। और जो मॉडर्न केबल इंटरनेट है, इसी केबल टीवी कोएक्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, ठीक। जो स्टैंडर्ड टेलीफोन कॉपर वायर्स, ठीक, जैसे जो जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं, उससे ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज नहीं होता है। यूटीपी जो है हमारा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस और लैन केबल्स के अंदर यूज होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कोएक्शियल केबल, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया। कोएक्शियल केबल जो है, इसी का यूज किया जाता है केबल टीवी नेटवर्क्स में, ठीक। एक केबल टीवी नेटवर्क्स का स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है इसे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक हाई स्पीड बैकबोन या एफटीटीएच में होता है। केबल टीवी कनेक्शंस का लेगेसी कोर मीडिया ट्रेडिशनल कोएक्सियल रहा रहा है, ठीक है। तो कोएक्सियल जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये हमारा केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन के अंदर यूज नहीं होता। तो पावर लाइंस का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन में यूज होता है, उसे कोएक्शियल केबल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ए यूजर इन ए रिमोट विलेज हैज एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन बट लैक्स टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर और सेल्यूलर टावर्स। एक बंदा है, यूजर है किसी बहुत दूर दराज के गांव में, ठीक, वहां पे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑलरेडी है, लेकिन वहां पे कोई टेलीफोनिक केबल नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, या कोई सेल्यूलर टावर भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कैन बी पोटेंशियली डिलीवर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड यूजिंग द एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। किस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है डिलीवर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके।
जो ऑलरेडी वहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो पोल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई हैं, उन्हीं का यूज करके हम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा उस गांव में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एग्जिस्टिंग हाई, मीडियम या लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड लाइंस के जरिए इंटरनेट डेटा सिग्नल्स को ट्रेवर्स करवाती है। ठीक है, अब इस ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन की वजह से ही, इसी की मदद से हम उन जगहों पे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉल करना या टेलीफोनिक केबल्स को इंस्टॉल करना या सेलुलर टावर्स को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के गाँव में या इस तरह की जगहों पे इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो यही है कि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड करें। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं, बीपीएल कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस में। अगर आप सबने में इंटरनेट चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पढ़ा होगा तो आईएसडीएन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, इस तरह के सारे कनेक्शंस वहां पे पढ़े जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पढ़ा है दे कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, consider the following statements regarding IPv4 and IPv6 addressing formats। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के एड्रेसिंग फॉर्मेट्स के ऊपर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके दो वर्जन होते हैं, एक हमारा होता है वर्जन 4, ठीक, एक होता है हमारा वर्जन 6। अब जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं और वो ऑक्टेट्स जो हैं वो डॉट कॉलन से सेपरेट होते हैं, है ना। इस तरह का कुछ एड्रेस आपको दिखता है IPv4, जैसे 192, है ना, सॉरी, 192.168 डॉट 1.1। इस तरह का जो एड्रेस होता है इसे हम कहते हैं IPv4 एड्रेस, है ना। ये 32 बिट का होता है, इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। और ये चारों, एक ऑक्टेट हमारा कितना बिट का होता है, 8 बिट का। तो 4 ऑक्टेट हो गए तो 32 बिट टोटल। और दूसरा जो हमारा वर्जन है IPv6, वो हमारा होता है 128 बिट का। कितने का, 128 बिट का। और इसके अंदर 8 हेक्साडेसिमल ग्रुप्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं किससे, सेमीकोलन से, इस तरह से, इस साइन से सेपरेटेड होते हैं। ठीक, और ये हमारा 128 बिट एड्रेस होता है, समझ गए। और अगर आप टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, जब आप आईपी एड्रेसिंग अगर आपने पढ़ी होगी उसमें जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो आईपीवी एड्रेसिंग के दो टाइप्स होते हैं। वैसे तो डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है, क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है ना। इसी तरह से एक एक टाइप होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक होता है हमारा डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो वाला एड्रेस होता है जो फिक्स्ड या परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक। और डायनामिक आईपी एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस होते हैं, जिसे DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के द्वारा असाइन किया जाता है, ठीक। और जो रिकनेक्ट होने पर बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया तो हमारा आईपी एड्रेस कुछ था, बाद में दोबारा से कनेक्ट किया तो आईपी एड्रेस कुछ और होगा। इस तरह के आईपी एड्रेस को हम डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है IPv4 इज ए 32 बिट एड्रेस सेपरेटेड इन 4 ऑक्टेट्स यूजिंग डॉट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। IPv4 32 बिट एड्रेस होता है जो सेपरेट होते हैं किससे, डॉट साइन से। बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट है IPv6 is a 128 bit address separated into 8 groups of hexadecimal digits using colon। ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको समझाया। तीसरी स्टेटमेंट है डायनामिक आईपी एड्रेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू कंप्यूटर्स एंड नेवर चेंज। गलत बात है, उल्टा लिखा हुआ है।
डायनामिक आईपी एड्रेस परमानेंट एड्रेस नहीं होते हैं। डायनामिक आईपी एड्रेसेस टेम्परेरी एड्रेस होते हैं जो डीएचसीपी के द्वारा असाइन किए जाते हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं रिकनेक्ट होने पर। ये गलत स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर टेम्परेरी एड्रेसेस रीअसाइंड ईच टाइम ए डिवाइस रिकनेक्ट्स टू ए नेटवर्क। गलत बात है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस परमानेंट एड्रेस होते हैं, ठीक, और ये रीअसाइन नहीं होते। समझ गए? तो चौथी स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछा था तो करेक्ट 1 एंड 2 ही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है बेसिक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया क्लास के शुरू में ही कि जो आज का सेशन होगा हमारा, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन ही होंगे। हम बेसिक इंटरनेट को टच करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा लेक्चर होगा, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जब हम पैटर्न चेंज की बात करते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बेसिक्स को छोड़ दें। ठीक है, हमें बेसिक्स को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक, और बेसिक्स के साथ साथ में हमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक्स हमारे जो है छूट जाते हैं। ठीक है, तो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस आप नहीं कर सकते हो। समझ गए? इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, मैक एड्रेस के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैक एड्रेस की। ठीक है, मैक एड्रेस का मतलब हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक, एक ऐसा एड्रेस जो कि हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस होता है, जो एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चिप जो हमारे सिस्टम के अंदर लगी होती है उसके अंदर बर्न्ड इन या परमानेंट होता है। ठीक है, इसकी अगर मैं टोटल साइज की बात करूं तो इसका जो टोटल साइज है वो 48 बिट या 6 बाइट्स पर या 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का होता है। इज इट क्लियर? इसमें जो पहले 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं वो 24 बिट्स के होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं वेंडर या मैन्युफैक्चरर का कोड। ठीक, और जो दूसरे हमारे लास्ट के 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं वो भी 24 बिट्स के होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर या हमारे डिवाइस की आईडी। समझ के? चलिए अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इट इज ए 48 बिट 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स फिजिकल एड्रेस असाइंड टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाय मैन्युफैक्चरर वेंडर्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस होता है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट फिजिकल एड्रेस होता है, जो एनआईसी मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया पहले। जो इसमें द फर्स्ट 6 हेक्साडेसिमल डिजिट, जो पहले 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI को रिप्रेजेंट करते हैं, वेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे उसने बनाया है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है, जो लास्ट के 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो यूनिक डिवाइस सीरियल आइडेंटिफायर होते हैं, जो डिवाइस आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक होते हैं हर किसी डिवाइस के लिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथी स्टेटमेंट है, ए मैक एड्रेस changes dynamically every time a device connects to a new Wi-Fi network। ये गलत स्टेटमेंट है। मैक एड्रेस डायनामिकली चेंज नहीं होता। डायनामिकली कौन चेंज होता है? डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब
टीसीपी और यूडीपी दोनों जो हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अब टीसीपी जो है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो है हमारा वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि अगर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, तो डेटा सेंड करने से पहले वहां पे एक कनेक्शन का इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, मैंने कॉल लगाया, सामने वाले ने कॉल को उठाया, ठीक, मैंने यहाँ से हेलो किया तो उसने भी हेलो किया, तो उसके बाद हमारी बात शुरू होगी, है ना, कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह के जो कनेक्शंस हैं, इस तरह के जो कनेक्शन जो है वो टीसीपी की हेल्प से होते हैं, ठीक है। इसी को हम कहेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और जो यूडीपी है हमारा, यूडीपी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कनेक्शन जो है वो है या नहीं है। वेट ए मिनट, चलिए मैं आपको बता रहा था टीसीपी और यूडीपी के बारे में। टीसीपी मैंने आपको बताया कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताई। और टीसीपी जो है कंपेयर टू यूडीपी थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि यूडीपी कनेक्शन लेस है, इसको कोई लेना देना नहीं है एक्नॉलेजमेंट से, ठीक है, ये सीधा डेटा ट्रांसफर कर देता है। टीसीपी में क्या होता है कि टीसीपी में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी होती है, बीच में अगर कोई पैकेट लॉस भी होता है तो टीसीपी के द्वारा वो पैकेट जो है दोबारा सेंड किया जा सकता है। यूडीपी में इस तरह की चीज नहीं होती। यूडीपी का यूजुअली हम यूज करते हैं किसके लिए, रियल टाइम वीडियो कॉल्स, ठीक है, या वॉइस कॉल्स के लिए, उनकी फास्ट ट्रांसमिशन के लिए यूडीपी का यूज किया जाता है, समझ गए। तो पहली स्टेटमेंट है, TCP is a connection oriented reliable protocol that breaks data into packets and guarantees reassembly at the destination। बिल्कुल सही बात है, TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से डेटा जो है, जो डेटा को पैकेट्स के अंदर ब्रेक कर देगा, ठीक, और वो पैकेट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पे रीअसेंबल होके एक जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है टीसीपी के द्वारा। इसमें क्या होता है, टीसीपी के द्वारा जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, अगर बीच में कोई पैकेट लॉस भी होता है तो टीसीपी की हेल्प से वो पैकेट दोबारा से सेंड किया जा सकता है, रीसेंड किया जा सकता है। तो डेटा लॉस्ट के इसमें चांसेस टीसीपी में कम होते हैं, ना के बराबर। दूसरी स्टेटमेंट है, यूडीपी इज कनेक्शनलेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फास्ट ट्रांसमिशन विदाउट डिलीवरी वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, ये जो है हमारा, ये कनेक्शन लेस होता है, अनरिलायबल, इस पे हम कोई भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, इसको एक्नॉलेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये फास्ट ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, डिलीवरी वेरिफिकेशन नहीं करता कि डेटा को सेंड कहाँ पे करना है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अगर डेटा लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसकी उसको रीसेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल को यूडीपी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, वॉइस कॉल्स ऑफन प्रेफर टीसीपी ओवर यूडीपी टू प्रिवेंट मिसिंग फ्रेम्स। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी, ठीक है, इसमें बफरिंग और डिले रोकने के लिए हम यूडीपी को प्रेफर करते हैं, टीसीपी को नहीं, क्योंकि टीसीपी मिसिंग पैकेट्स रिट्रांसमिट करके वीडियो लैग कर देता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन ए वेब यूआरएल लाइक http www.jkssb.nic.in notifications index.htm what does notifications represent। इस यूआरएल में, इस वेब यूआरएल में पूरी में यहाँ से लेके http से लेके यहाँ तक, इसमें नोटिफिकेशंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यूआरएल के जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें जो ये पहला पार्ट है एचटीटीपी, ये हमारा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा दूसरा जो है हमारा पार्ट है, दैट इज www.jkssb.nic.in, ये हमारा डोमेन नेम है, ठीक है, होस्ट नेम है। और जो तीसरा पार्ट है नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन इज द डायरेक्टरी पाथ या फोल्डर लोकेशन, ठीक। और चौथा जो है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम, ये फाइल नेम है जिसके साथ में फाइल की एक्सटेंशन है, डॉट एच टी एम एल फाइल है हमारी, ठीक है।
हमसे पूछा है नोटिफिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नोटिफिकेशन हमारा डायरेक्टरी पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्टरी पाथ का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टरी पाथ का मतलब हो गया वो डायरेक्टरी या वो फोल्डर पाथ जहां सर्वर पर फाइल स्टोर्ड है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है 5 है, what protocol allows an administrator to log into a remote computer via a command line interface using a valid username and password? किस प्रोटोकॉल की हेल्प से एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक बंदा रिमोट कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकता है? रिमोट कंप्यूटर मतलब अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ फॉर एग्जांपल जम्मू में, ठीक है, मेरा कंप्यूटर जो है वो कहाँ पे है, वो है मान लीजिए श्रीनगर में। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बैठ के उसको लॉग इन करूँ, ठीक है, तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से मैं उसे लॉग इन कर सकता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके? ठीक है, वाया कमांड लाइन इंटरफेस CLI। ठीक है, तब एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हमारा OSI मॉडल है, उसमें जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वहां पे ऑपरेट करता है। ठीक है, जो टर्मिनल एम्यूलेशन के जरिए रिमोट कंप्यूटर या सर्वर को कमांड लाइन इंटरफेस पर एक्सेस करने और मैसेज करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल? टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से ही हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके रिमोट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं बाकी प्रोटोकॉल्स की बात करूं, WAP वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये ओल्ड मोबाइल डिवाइसेस में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज होता था। ICMP की बात करूं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स और एरर रिपोर्टिंग जैसे पिंग कमांड के लिए होता है ना। इसी तरह से अगर मैं PPP प्रोटोकॉल की बात करूं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये दो नोड्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल डायल अप कनेक्शन के बीच में PPP का यूज होता है। तो रिमोटली अगर हमें अपने कंप्यूटर को लॉग इन करना है कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, 96 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 96 है, विच DNS सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर .com .org .edu एंड कंट्री डोमेन्स लाइक .in और .uk? DNS, कौन सा DNS सर्वर रेस्पॉन्सिबल होता है .com .org, ठीक है, .edu या कंट्री के डोमेन्स जैसे .in या .uk, इस तरह के डोमेन्स के लिए कौन सा DNS सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है? अब देखिए, DNS सर्वर में जो है उसके 4 मेन लेवल्स होते हैं। DNS हायरार्की के 4 मेन लेवल होते हैं डोमेन नेम सर्वर्स के। तो पहला लेवल होता है दैट इज डायनामिक नेट DNS सॉरी डोमेन नेम सर्वर रिकर्सिव रिसॉल्वर, ठीक है, या जिसे हम कहेंगे रिकर्सिव सर्वर। ठीक है, इसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये होता है कि हमारे ब्राउजर और DNS सिस्टम के बीच का मिडल मैन होता है। ठीक है, जब हम ब्राउजर पर URL टाइप करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे ISP जैसे जो हमारा जियो हो गया या एयरटेल हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं, या पब्लिक DNS जैसे गूगल, ठीक है, के रिकर्सिव रिसॉल्वर के पास जाती है। ठीक है, अगर इसके पास पहले से कैश में IP सेव नहीं है, तो ये बाकी के 3 सर्वर्स के पास जाकर एड्रेस ढूंढ कर लाता है। इज इट क्लियर? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया कोई भी डोमेन नेम, मैंने टाइप कोई भी मैंने सॉरी URL टाइप किया, ठीक है, तो URL टाइप करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जो है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP या पब्लिक डोमेन नेम सर्वर जैसे गूगल के रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास जाएगी। ठीक है, और अगर वहां पे वो URL प्रेजेंट नहीं होगा, सेव नहीं होगा, या वो IP सेव नहीं होगा उसके कैश में, तो उसके बाद जो है बाकी की जो 3 सर्वर्स हैं, मैंने आपको बताया DNS सर्वर हायरार्की के 4 मेन लेवल्स होते हैं। सबसे पहले पहले टॉप लेवल पे जाएगा रिकर्सिव सर्वर के ऊपर। ठीक है, वहां पे अगर वो URL प्रेजेंट नहीं था, तो फिर बाकी के 3 लेवल्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लेवल कौन सा होता है हमारा? रूट नेम सर्वर। ठीक है, रूट नेम सर्वर का जो मेन रोल है वो DNS हायरार्की का सबसे, आप कह सकते हो सबसे टॉप लेवल। ठीक है, दुनिया भर में
13 रूट सर्वर आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, जो हजारों रिडंडेंसी सर्वर्स द्वारा ऑपरेट होते हैं। रूट सर्वर को एग्जैक्ट आईपी नहीं पता होता, लेकिन ये रिजॉल्वर को सही टीएलडी टॉप लेवल डोमेन सर्वर तक का रास्ता जो है एड्रेस बता देता है। ठीक, ये होता है हमारे रूट डीएनएस सर्वर का काम। और तीसरा जो हमारा लेवल होता है दैट इज टीएलडी टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। ठीक है, इसका रोल क्या है, स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशन जैसे .com, .org, .in, .edu को मैनेज करना। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन मैनेज करता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। इज इट क्लियर? तो यही हमसे पूछा हुआ था कि .com, .org, .edu, .in, .uk इस तरह के जो डोमेन्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए कौन सा डोमेन सर्वर जो है, डोमेन नेम सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज टॉप लेवल डोमेन सर्वर, TLD। ठीक है, समझ के। और चौथा जो हमारा हायरार्की है डोमेन नेम सर्वर में, दैट इज ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जो है, इसका मेन रोल होता है डीएनएस चेन को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, ये हमारे डीएनएस का जो है लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये वो मेन सर्वर होता है जिसमें वेबसाइट का एक्चुअल आईपी एड्रेस, ठीक है, सेव होता है। ये रिजॉल्वर को एग्जैक्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, जिससे लेकर रिजॉल्वर हमारे ब्राउजर को जो है रिटर्न करता है और वेबसाइट हमारी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इज इट क्लियर? समझ गए? तो सबसे टॉप लेवल का जो हमारा इस हायरार्की में सर्वर है दैट इज रूट डीएनएस सर्वर। ठीक है, दोबारा से मैं बता दूं, लोकल डीएनएस रिजॉल्वर का काम क्या है, अगर इसके कैश में आईपी एड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो ये उसे कहाँ पे भेज देता है, रूट डीएनएस सर्वर में। ठीक है, समझ गए। और जो हमारे इस तरह के डोमेन्स हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल डोमेन का। और रूट डीएनएस सर्वर का काम क्या है, इसका काम है कि ये हमें जो है टीएलडी का सही एड्रेस बता देगा। ठीक, और जो हमारा लास्ट वाला है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जो है, ये हमारा इस हायरार्की का लास्ट स्टेप होता है। इसमें हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस सेव होता है। ये रिजॉल्वर को एग्जैक्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, जिससे लेकर रिजॉल्वर जो है हमारे ब्राउजर को रिटर्न करेगा और हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Which of the following is true regarding cookies in web browsing? वेब ब्राउजिंग में कुकीज का रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो कुकीज ऐसी स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, लॉगिन सेशंस, शॉपिंग कार्ट आइटम और यूजर प्रेफरेंस को याद रखना। ठीक है, तो इस तरह की टेक्स्ट फाइल्स को हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट है दे आर वायरसेस दैट डैमेज द सिस्टम। इनकरेक्ट बात है, कुकीज मालवेयर या वायरसेस नहीं होती हैं, सिंपल हार्मलेस टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है कि हमने क्या सर्च किया, हमारी शॉपिंग प्रेफरेंसेस क्या है, उन चीजों को याद रखना। दूसरा ऑप्शन है दे आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड बाय वेबसाइट्स टू रिमेंबर यूजर डेटा सेशंस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, और इनका क्या काम होता है कि इस चीज को याद रखें कि हमारी शॉपिंग प्रेफरेंसेस क्या है, हमारे सेशन इंफॉर्मेशन, इन चीजों को याद रखना। तीसरी ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है दे आर यूज्ड ओनली फॉर सेंडिंग ईमेल्स। गलत बात है, ये वेब ब्राउजिंग में एक्टिव होती हैं, सिर्फ ईमेल भेजने के लिए नहीं होती। चौथा ऑप्शन है दे फिजिकली स्लो डाउन द इंटरनेट कनेक्शन। ये भी इनकरेक्ट है, ये फिजिकल इंटरनेट स्पीड को स्लो नहीं करते। तो ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ लिया होगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है
URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल सही बात है। URL इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स का यूनिक ग्लोबल एड्रेस होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम ए यूजर्स डिवाइस टू ए वेब सर्वर। बिल्कुल सही बात है। लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर डेटा भेजने को अपलोडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप JKSSB का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो आप अपने डिवाइस से, लोकल डिवाइस से JKSSB के सर्वर पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं, है ना, भेज रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं अपलोडिंग। बिल्कुल सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट है डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर टू ए रिमोट सर्वर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लोकल कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पर डेटा भेजने को हम अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है। डाउनलोडिंग सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर लाना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट पर कोई चीज सर्वर सर्च की, वो किसी सर्वर पे प्रेजेंट होगी, फिर आपने डाउनलोड करी और अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया उसे। तो किसी रिमोट सर्वर से जब आप फाइल अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हैं तो इस चीज को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि आप फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं लोकल कंप्यूटर से रिमोट सर्वर के ऊपर, बल्कि ये उसका उल्टा होता है। डाउनलोडिंग जो यहाँ पे लिखा है इसका वाइसे वर्सा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 ये दोनों आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो मैं जो है बाद में पिन कमेंट में इनका आंसर लिख दूंगा। ओके, इसी के साथ में अगर आपका कोई भी डाउट होता है regarding any question regarding any topic of the computer, you can ask me on my Instagram. This is my Instagram handle. यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो भी सेशंस हमने अभी तक कवर किए हैं उन सेशंस में किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज का आंसर करता हूँ। ठीक, और साथ में आप जो है ट्रिपल एस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। ट्रिपल एस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज, फॉर स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, और इन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक, और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक, और अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक, और आपके रिस्पांस को देखते हुए ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। ठीक, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।